और लेखक इस बात को जोड़ते हैं, इस कौशल्या और सुमित्रा और तमाम अयोध्या वासियों के मन की दशा से जोड़ते हैं कि भारतवर्ष के गांव-गांव में, घर-घर में रहने वाले जितनी भी माताएं हैं, जितने भी लड़के बच्चे हैं, जितने भी पुरुष प्रधान लोग हैं, वो सारे के सारे अपने गांव को छोड़कर, अपनी दादी नानी, अपने अभिभावकों, अपने पूर्वजों को छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर वो दूर शहर में जाकर कमाने का उपमान खोजते हैं, कमाने का सब्स्टिट्यूट खोजते हैं, कमाने का एक विकल्प खोजते हैं और आकर यहाँ कमाने लगते हैं। क्या ये वनवास से कम नहीं है? क्या ये वनवास नहीं है? या आज से हजारों वर्ष पहले सिर्फ कौशल्या ही पुत्र विछोह के इसको बात को झेली थी? लेखक कहते हैं नहीं, ऐसा बात नहीं है। घर घर में, सिर्फ हिंदुस्तान के घर घर में नहीं बल्कि पूरे विश्व के घर घर में ऐसी कौशल्याएं हैं, ऐसी माताएं हैं जो अपने पुत्र के विछोह को, अपने प्यारे से व्यक्ति के विछोह को, अपने पति, अपने पुत्र, अपने कोई भी किसी न किसी के विछोह को वह झेलती है, बिसूरती रहती है रास्ता कि कोई जो है प्यारा सा हमारा आ नहीं रहा है। और आज लेखक कहते हैं कि 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लेट होने से आज उनको कितनी बेचैनी हो रही है। और बरसों से लोग, नानी दादी किसका इंतजार कर रही है। मेरा बेटा जो है चला गया शहर में कमाने, आज 3-3 साल, 10-10 साल, 15-15 साल पर एक बार आता है। ये वनवास नहीं है? ये कौशल्या जैसी पीड़ा नहीं है? लेखक यही बताते हैं, यही सोचते रहते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया कि एक छोटी सी बिंदु ले जाकर आपको खींच कर स्ट्रेच करते हुए एकदम कहां तक विस्तार देती है। और लेखक चले गए अपने बिंदु से रामायण में रामचरितमानस सोचने लगे और उन्होंने बताया उस रामचरितमानस से भी निकलकर लेखक राउंड मार रहे हैं इस समय पूरे विश्व में और कहते हैं कि किस प्रकार घर घर में कौशल्या है, घर घर में राम है, घर घर के लोग निर्वासन झेल रहे हैं, घर घर के लोग घर से निकले हुए हैं और घर घर के लोगों में राम और कौशल्या जैसी एक बात है। और अगर उनको पीड़ा है तो आज तुम्हारी पीड़ा को देखिए। वो बताते हैं कि किस प्रकार पुरानी पीढ़ी के दर्द को नई पीढ़ी नहीं समझ पाती है और जैसे ही इस बात को आज उन्हें अनुभव हुआ, आज अपने बेटे और बेटी के माध्यम से, बेटी जैसी उस लड़की के माध्यम से उन्हें ये महसूस हो रहा है कि किस प्रकार नानी दादी इन पीड़ाओं को झेल चुकी है, जो बचपन में मुझे नहीं समझ में आता था लेकिन आज समझ में आ रहा है। और इस बच्चों को आज नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए ये बात तभी समझ में आएगी जब समय आएगा। सोचते सोचते काफी देर हो गया। इस बीच में लेखक ने बताया है कि वो इतना भी सोच लेते हैं कि लड़की गई है, क्या पता, हाँ मैंने काहे देर हो रहा है, कहीं कोई प्री प्लानिंग तो नहीं था। तो सोचते हैं लड़की तो पराई है, जाने दो। तो बोले कि नहीं, धोबी की मुटरी जैसी जो लड़की होती है, जो कितने दिन धोबी के घाट पर फहराएगी, बिल्कुल लड़कियों की ये दशा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन भी है, तो इस बात को भी आप ध्यान रख लें। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार धोबी अपनी गठरी को खोलता है और कचार उचार के कपड़ा जो है डाल देता है, और वो कपड़ा कितना दिन धोबी के घाट पे फहराएगा, क्योंकि वो तो दूसरे का है। लड़कियों की दशा भी ऐसी है, शादी विवाह करके ऐसा नियम है समाज का कि उसे दूसरे घर में जाना होता है, और ऐसी दशा में वो सोचते हैं कि लड़की तो पराई है, जाने दो। लेकिन कैसे जाने दें, दूसरे की लड़की है, आपके जिम्मेदारी पर आई है, इसलिए सोचे जा रहे हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी बातों को लेखक सोचते हैं और सोच कर आपको बताते हैं, अयोध्या के प्रसंग को बताते हैं। वो बताते हैं कि जिस दिन राम जो है वनवास जा रहे थे, उस दिन अयोध्या वासियों की क्या दशा हुई थी।
लागत यवद भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी। और इस प्रकार वो बताते हैं कि काल रात्रि जैसे अयोध्या में आ गई हो, और जैसे लोग आपस में ही एक दूसरे को, मित्र पुत्र दामाद, अपने परिजन, अपने हितकारी लोगों को देखकर ही उनको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ये तो हमारे दुश्मन है, ये तो जीव जंतु, यही कारण है राम के वनवास जाने का, ऐसा उनको फीलिंग हो रहा है। और ये सारी बातों की चर्चा करते हुए लेखक आते हैं अपने प्रसंग पर, और वो फिर से एक बार देखते हैं। और 4 बजे भोर, भोर में लोग गाना सुन के संगीत कार्यक्रम को पूरा करके ये लोग आते हैं। और यहाँ पर ये है कि दूध खाना सब पड़ा हुआ है, और लेखक ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं। और लड़की जो है सहमी हुई सी कृष्णा जो है वो अंदर आती है, और जो है दरवाज़ा खोलकर, और आवाज़ करने का इनका हिम्मत नहीं हो रहा है, डरे हुए हैं। और डरने से क्या होगा, लेखक तो इतना बात सोच लिए और इतना चिंता कर लिए, और ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की याद बातें सोचनी चाहिए, उनको जानना चाहिए। पर वो ये भी बताते हैं कि ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ। नानी दादी जब जाते पर एक गीत गाया करती थी कि मोरे राम का विजय मुकुटवा और लक्ष्मण के पटुकवा, तो उस समय इनको नहीं समझ में आता था कि इस दर्द में, इस गीत में कौन सी पीड़ा छिपी हुई है। आज इनको जैसे समझ में आया, आज समझ में आया है, तो आज समझ में आया। तो आज इस बात को ये महसूस कर पा रहे हैं कि नानी दादी का दर्द क्या हुआ होगा। जब अपने पर बीतती है तभी सपने सच हकीकत में समझ में आते हैं कि ये ऐसा ऐसा था। लेखक इस बात को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके उन्होंने माना कि ये कितना भयानक और कितना दर्द भरा होता है। जिस प्रकार ये 2 बच्चे, बल्कि जबकि कोई बात नहीं है, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही समझदार हैं, दोनों ही संगीत कार्यक्रम सुनने, कल्चरल अनुष्ठान में गए हैं, ये बच्चे कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। फिर भी अनायास जो है सोच सोच कर लेखक इस बात तक शामिल करते हैं कि कभी कभी छोटी सी बात भी अत्यधिक चिंता का कारण बन जाती है, मन बेहद उदास हो जाता है और बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और माथा दिमाग जो है वो सोचते सोचते इस प्रसंग को कितना स्ट्रेच कर लेता है, बढ़ा देता है, और अनायास ही अनाप शनाप बातें सोचता रहता है, कुछ गलत बातें ही सोचता रहता है। माहौल भी हमारे देश का, हमारे समाज का ऐसा ही है कि हम 10 मिनट जो देर करता है तो उसके लिए ऐसी बातें सोचते हैं। तो इसमें किसी का दोष नहीं, ये सब कुछ है, लेकिन सब सही सलामत हो जाता है। 4 बजे दोनों बच्चे संगीत कार्यक्रम सुनकर आ जाते हैं और यहीं पर आपको समाप्त किया जाता है। तो इस प्रकार यह निबंध है, यह एक ललित निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। आप जब भी इस निबंध को पढ़ें, निबंध के टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। साथ ही साथ विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में जो यहाँ परिचय दिया हुआ है उसको भी पढ़ें, क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वह कहानी टेक्स्ट से भी रहेगा और लेखक के जीवन परिचय से भी रहेगा। तो इस प्रकार आप इस बात को समझ लें कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और वहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम 1-1 नंबर के MCQ और SAQ टाइप के सारे क्वेश्चन। मैं बता दूं MCQ किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से एक सही रहेगा। तो ये तो कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल है। और MCQ और SAQ किसको कहते हैं? SAQ माने एक सेंटेंस में उत्तर, 5-6 शब्दों में, ठीक है, वाक्यों में नहीं है, माने सेंटेंसेस में नहीं, 5-6 शब्दों में आप जिसको उत्तर देंगे वो SAQ होगा। तो इस तरह के प्रश्न 1-1 नंबर वाले पूछे जाएंगे। कुल आपके परीक्षा में 30 मार्क्स का ऐसा प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। तो आप इस बात की तैयारी उसी ढंग से करें। हर पाठ के लेखक जीवन परिचय से और पाठ के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको समय समय पर MCQ SAQ के बारे में भी बताता रहूँगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप मेरे साथ बने रहें। मैं एकदम आपको इस कोर्स कंटेंट से रिलेटेड एक एक छोटी छोटी बात, कहाँ आपके नंबर अधिक मिलेंगे, कहाँ पर आप अधिक नंबर पाएंगे, आप ऐसा जान भी सकते हैं। मेरे रिकॉर्ड्स में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन अंक प्राप्त करके पास करते हैं। इस बात को मैं यहाँ बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप पहले एकदम
पहली बार आप मुझसे मिल रहे हैं, इसलिए मुझे बताना बेहद ज़रूरी है कि आप इस बात को जानते रहें। आप मेरे क्लास को करते रहें, आपको बहुत कुछ लाभ होगा। साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें और बिल्कुल बने रहें हम लोगों के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें दुबे सर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो कंटेंट में, जहाँ पर मैं लेकर आऊँगा आपके लिए एक नया क्लास। धन्यवाद।